क्योंकि किताब आने के बाद आप सोचते हैं कि यार ये अगर ना होता किताब में तो ज्यादा बेटर था। कहने के शेर और लिखने के शेर में आपको क्या फर्क लगा? आज 500 रुपए 1000 रुपए का टिकट खरीद कर भी अगर शायरी सुनने के लिए आ रहा है कोई, तो शायरी के अच्छे दिन ही है ना वो। डिजिटल की, क्योंकि कई बार हमने बात की और आपने बताया कि फेसबुक से ही आपने लिखना सीखा, जी। वहां पर वो प्रैक्टिस होती थी। बाकी आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कितनी हेल्प की है आपकी इस पूरी शायरी की जर्नी में? देखिए, मुशायरों में या कवि सम्मेलन में आपको शेर सुनाना ज्यादा आसान है मेरे 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 हम्म। नजरिए से। हम्म। वो काम ना करें कि कफन आपके पास हो और आप लाश ढूंढने के लिए जा रहे हैं। देखिए, पहली किताब आने की खुशी बहुत जैसे एक आपके घर में कोई नया मेहमान आता है, नया बच्चा जन्म लेता है आपके खानदान में, बिल्कुल उसी तरह की खुशी होती है। आज के समय के हमारे वायरल पोएट हैं वो। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व पुस्तक मेले में अनबाउंड स्टॉल पे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है दीपाली अग्रवाल। अमर उजाला काव्य और अनबाउंड स्क्रिप्ट की तरफ से आज का ये जो सेशन है इसको मैं मॉडरेट करने वाली हूँ। और गुलजार साहब की एक नज्म है जिसकी कुछ शुरुआती पंक्ति है कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, हसरतों से तकती है, महीनों मुलाकात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि विश्व पुस्तक मेला एक ऐसा मौका है जहां पर हम उस बंद अलमारी को खोलते हैं, उसमें रखी हुई किताबों को पढ़ते हैं और नई किताबें खरीदकर उस अलमारी में रखने की कोशिश करते हैं। और मुझे विश्वास है कि इस सर्द दिन में अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आप सारे ज़हीन लोग होंगे। मैं भी ज़हीन हूँ, हम सभी ज़हीन हैं, लेकिन हम और ज़्यादा ज़हीन इसलिए हैं कि एक ज़हीन शायर को सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। इनकी किताब आई है अनबाउंड प्रकाशन से, उससे मोहब्बत। और जो भी वरुण आनंद को जानते हैं उनके दिमाग में इस उन्वान की जो नज्म है वो सारी प्ले हो गई होगी। तो उस नज्म को सुनेंगे अभी इस कार्यक्रम के एंड में, लेकिन पहले जानेंगे कि किससे मोहब्बत में किताब लिखी गई है। उससे मोहब्बत। वरुण जी, जी। वरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहला सवाल तो यही है कि पहली किताब की खुशबू के साथ आप यहाँ पुस्तक मेले में कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, पहली बार आया हूँ मैं आया ही यहाँ पे पहली बार। किताबों से मेरा राब्ता बहुत कम रहा है, वैसे मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी हैं, अपनी अपनी आदत होती है। लेकिन ये है कि मेरी किताब जब यहाँ पर आई तो मेरा आना भी अभी हुआ है किताब की वजह से कि मेरी किताब है तो मैं आ रहा हूँ। लेकिन बहुत सुना हुआ है। विश्व पुस्तक मेला एक बहुत बड़ी चीज है। सुनने में ही जैसे कि पता लग रहा है कि पूरे विश्व की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है। किसी कारण मैं नहीं आ पाया, कभी मेरी ट्रेन होती थी साथ के साथ, कभी कोई इवेंट होता था, कहीं और निकलना होता था, तो यहाँ आना कभी हो नहीं पाया। तो आज अपनी किताब ने यहाँ पे खींचा है कि किसी और किताब ने भी खींचा है? नहीं, ये तो पूरे पुस्तक मेले ने ही खींचा हुआ है हमें। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मैं देख रहा हूँ कि बहुत प्रेम है लोगों का किताबों के प्रति, जो देखकर अच्छा लग रहा है। और होना भी चाहिए, भले मैं कम किताबें पढ़ता हूँ लेकिन लोगों को खूब किताबें पढ़नी चाहिए। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो पहली किताब आने की खुशी कैसी है जब हाथ में आई होगी? उसको महसूस किया, उसके पन्ने खोले? देखिए, पहली किताब आने की खुशी बहुत जैसे एक आपके घर में कोई नया मेहमान आता है, नया बच्चा जन्म लेता है आपके खानदान में, बिल्कुल उसी तरह की खुशी होती है। क्योंकि किताब पे जो छप गया वो पत्थर की लकीर है। वो फिर आपका या तो तनकीद के लिए जाएगा या तारीफ के लिए जाएगा, या तो आपकी आलोचना होगी या तो आपकी तारीफ होगी। किताब में जो आ गया, बाद में भी कई गलतियां हम इतना देखते हैं, किताब को जांचते हैं, परखते हैं, किसी और को भी भेजते हैं कि भाई देख लेना यार, कोई इसमें कोई कमी ना हो। लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ ना कुछ। मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि किताब आपकी जितनी ताखीर से आए, जितनी देर से आए, उतना अच्छा है। और जितनी जल्दबाजी आप किताब में करते हैं उतना ही आपका नुकसान होता है। क्योंकि किताब आने के बाद आप सोचते हैं कि यार ये अगर ना होता किताब में तो ज्यादा बेटर था।
उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको और इंतजार करना है, अपने आप को और निखारना है। मैंने अपनी किताब के लिए कभी जल्दबाजी नहीं की। ये मेरी एक कह लीजिए खुद ब खुद ये चीज हो गई मेरे साथ। जॉन साहब का भी ऐसे ही था, उन्होंने एक ही किताब निकाली, उसके बाद उन्होंने शायद हाँ, दो किताबें- कई शायर उन्होंने शायर बहुत कभी ही- कई शायर कभी बहुत ऐसे ज्यादा कई- इंतजार कर लिया। एक किताब कोई आम चीज नहीं होती है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं कई, आज वो अपनी किताबें यूं छुपाते फिरते हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि किताब क्यों छुपा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत गलतियां हैं। बेबहर गजलें भी उन्होंने किताब में दे दी छपने के लिए। आज वो उस किताब का जिक्र तक नहीं करते हैं। मुझे पता है जब मैं जिक्र करता हूँ तो कहते हैं नहीं नहीं कोई किताब नहीं आई है। मैंने अच्छा, कहा, "आई तो है।" आप अपनी किताब का जिक्र कैसे करते हैं? मैं तो पूरे धड़ल्ले से करता हूँ और पूरी छाती ठोक के करता हूँ कि मेरी किताब आई है। और मैंने बड़ा इंतजार किया है इसके लिए और कोई जल्दबाजी नहीं की। बहुत सी ऐसी गजलें हैं जो मैंने छोड़ दी हैं, इस किताब में मैं लेकर नहीं आया। और कुछ कुछ गजलों में कुछ शेर ऐसे थे जो मुझे अच्छे नहीं लगे। वो गजलें भी इस किताब में जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। लगभग कितना समय इस किताब को लिखने में लगा? गजलें इकट्ठी हो गई तब किताब की शक्ल दी, या आप सोच लिया था कि नहीं अब किताब लिखनी है? नहीं, किताब का कोई जब गजलें कहते कहते तो मैंने किताब के लिए नहीं सोचा था कि मैं इतनी गजलें कह लूंगा और फौरन किताब आएगी। ऐसा नहीं था। गजलें मेरे पास किताब से ज्यादा थी और किताब मेरी बहुत आराम से आई, बहुत आराम से। जब मुझे मेरे दोस्त, मेरे अजीज कहने लगे कि अब आनी चाहिए किताब, तब किताब आई। और फिर उसमें से भी सिलेक्शन हुआ कि कौन सी गजल आनी चाहिए और कौन सी गजल नहीं आनी चाहिए किताब में। कुछ गजलें होती हैं जो सोशल मीडिया के लिए तो अच्छी लगती हैं, लेकिन किताब जैसी खूबसूरत चीज के लिए वो गजलें अच्छी नहीं होती हैं, ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि पाठक किसी और दुनिया में बैठकर आपको पढ़ रहा होता है, वो सोशल मीडिया में नहीं होता है। अगर जिसको किताब पसंद है ना वो यहाँ पे है, और जिसको सोशल मीडिया ही पसंद है वहीं पे पढ़ लेगा, वो यहाँ नहीं आएगा। तो ये फर्क होता है। इसलिए मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। मेरे पास जितनी गजलें मैंने इसमें दी हैं, शायद इसकी दुगनी गजलें मेरे पास पड़ी हुई थी, मौजूद थी, लिखी मतलब हुई। एक किताब अभी और आ जाएगी? आ जाएगी, लेकिन बस बात वही है कि समय चुनिंदा गजलें जो उसमें अच्छी गजलें होनी चाहिए। थोड़ा सा समय और लगेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फिर वही बात है कि अच्छी गजलें ही आनी चाहिए किताब। अच्छा वरुण, आप मंच के शायर हैं, मंच से शेर कहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, क्या ऐसी कमी रह गई, आपको लगा कि नहीं अब किताब के रूप में भी छपना चाहिए? देखिए, बात ये होती है कि जो बुक लवर होता है ना, उसके घर आप अगर जाएंगे तो इस तरह के रैक होते हैं, इस तरह के, और वहां पे उसको ये शौक होता है कि हर किताब मेरे पास, हर अच्छी किताब मेरे पास उस रैक में हो। तो मेरा ये एक कह लीजिए कि एक इंटरेस्ट बन गया कि मैं भी उस रैक में मौजूद होना चाहता हूँ, उसमें शामिल होना चाहता हूँ। तो मुझे ये चाहिए कि मतलब अगर वहां पे कुछ अच्छी किताबें पढ़ी हैं तो एक मेरी किताब भी हो वहां पर। और किताब जब आपकी आ जाती है तो आपको एक सनद मिल जाती है, एक मोहर लग जाती है कि आप ठीक ठाक शायर तो हैं ही। हाँ, तो ये हो जाता है। कहने के शेर और लिखने के शेर में आपको क्या फर्क लगा? देखिए, कैसे गजलें अलग की कि ये नहीं छपेंगी, ये वाली ऐसी नहीं है जिसको मैं किताब में ढाल सकता हूँ? कुछ गजलें होती हैं जो आप स्टेज पर ही सिर्फ उनको सुनाने के लिए रखते हैं, किताबी गजलें नहीं होती हैं। गजलें तस्वीर दिखाती हैं आपको, और अगर किताब में पढ़कर भी किसी को तस्वीर नहीं दिख रही है, कुछ वो कहानी याद नहीं आ रही है, कुछ सीन नहीं दिख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ किताब में उसकी कोई जगह नहीं है। आप मत रखिए उसको। आप उसको मुशायरों में सुना सकते हैं, आप उसको कवि सम्मेलन में सुना सकते हैं, वाह वाह ले सकते हैं, दाद ले सकते हैं, लेकिन किताबी गजल का कुछ और रूप होता है। वो पूरी होनी चाहिए, एक तो उसमें कम से कम 6 शेर होने चाहिए। ये नहीं कि 4 शेर कहे, 3 शेर कहे, उसको भी आपने किताब में आप लेकर आ गए, तो वो नहीं है। गजल की पूरी इज्जत कीजिए, कम से कम 5 शेर होने चाहिए, तब गजल कहलाती है। अमूमन 6 तो होने ही चाहिए। तो इस तरह से पूरी गजल अगर आपकी तैयार होती है तो वो किताब में आप लेके आइए, वरना वो बातें जो चौथे मिसरे पे लोगों को उठाने वाली होती हैं मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में, वो उसकी किताब में कोई जगह नहीं है। किताब में नज़में, मसनवी और गजलें, इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं जो बार बार उसको पढ़े भी इंसान और पढ़ाए भी कि यार ये देखो ये गजल कितनी अच्छी है।
आपको ऐसा लगा कि किताब लिखने का जब आपने सोचा तो आपको लगा ये थोड़ा सा ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि किताबों का सफर दूर तक है। जी मुशायरे में जब आप जा रहे हैं आपकी ऑडियंस आपको तुरंत मिली, उसने रिएक्ट किया, लेकिन किताबें लंबी यात्रा करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लंबी यात्राएं करती हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने कहीं भी इसका इजरा नहीं किया था। हम्म। आपको ये भी बता दूं कि लोकार्पण मैंने इसका कहीं नहीं किया, मुझे वक्त नहीं मिला। हम्म। तो मेरा सिंगापुर जाना हुआ एक इवेंट में, तो वहाँ के जो करवाने वाले थे, ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने कहा कि आप किताबें यहाँ ला सकते हैं। मैंने कहा ला सकते हैं। आप कितनी किताबें ला सकते हैं? मैंने कहा आप जितनी कहें। तो इस किताब को हमने वहां पर पहली बार इसका इजरा किया, यानी कि इसका लोकार्पण किया। तो किताब तो मतलब मुल्क से बाहर भी जा सकती है, वहां भी चाहने वाले थे, और किताबें कम पड़ गई थी। मैं 30 किताबें लेकर गया था, बहुत ज्यादा नहीं। तो वहां भी किताबें कम पड़ गई थी। लोग बाद में मुझसे पूछ रहे थे कि अगर किताब हो आपकी तो आप मुझे दे दीजिए। मेरे हाथ में 2 किताबें थी, वो भी मैंने दे दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी अपनी किताब है, मैं तो पढ़ ही लूंगा। तो ये है कि किताब आपकी कहाँ कहाँ पहुंचेगी, किसके किसके हाथ में पहुंचेगी, आपको खुद नहीं मालूम है। बहुत लंबी यात्राएं हैं। अभी भी इसका दूसरा संस्करण आया है, अब पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के हाथ में लगेगी। शायद किसी महारथी के हाथ में लगे, फिर वो उसमें से कमियां निकालें, फिर हमें पता लगे कि हाँ ये अगले एडिशन में हमको निकालना है। तो ये चलता रहेगा। जिस तरह मैंने कहा कि किताब में आना बहुत बड़ी बात होती है, वीडियो में आ गया, अगर कोई गलती आपने कर दी उसको सुधार कर लेंगे। तो एक मिनट आपको रोक जी रही हूँ। मैं यहाँ पर बैठे तमाम लोग जो इस सेशन को सुन रहे हैं उनको ये बता देती हूँ, अगर उनको नहीं पता है, कि पिछले साल अगस्त में ये किताब आई है। आज हम 26 जनवरी में बैठे हुए हैं और ये इसका दूसरा संस्करण अभी आ चुका है। ताली। बहुत शुक्रिया आपका। ये सब प्यार है मेरे दोस्तों का, मेरे चाहने वालों का, शायरी के चाहने वालों का, किताबों के चाहने वालों का, जो दूसरा संस्करण इतनी जल्दी नहीं आ पाता है। और ये एक कामयाबी की निशानी है कि दूसरा संस्करण आज हम हाथ में लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये सब प्यार है उनका, जिन्होंने हाथों हाथ इसको खरीदा, पढ़ा, और वो चाहते थे कि हमारे घर में ये किताब होनी चाहिए। हाँ बजाइए बजाइए और दूसरे बजाइए। अच्छा, जो श्रोता हैं, सुनने वाले, और पाठक हैं, किताब पढ़ने वाले, जी आप दोनों से डील कर रहे हैं। जी। कैसे डील करेंगे, क्या सोचा है, और कैसे दोनों में अंतर आप देखते हैं? देखिए, मुशायरों में या कवि सम्मेलन में आपको शेर सुनाना ज्यादा आसान है मेरे 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 नजरिए से। किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता है। मेरे नजरिए से अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि कवि सम्मेलन या मुशायरों में शेर सुनाने आसान है, लेकिन अपनी गजलें पढ़वानी किताब के रूप में वो मुश्किल है। अगर आप किसी को कहते हैं कि किताब पढ़ लीजिए भाई, तो मुझे लगता है कि अगर वो बुक लवर नहीं है तो शायद वो आपकी किताब नहीं पढ़ेगा, या वो ट्राई करेगा अगर, तो कोशिश करेगा तो शायद उसे अच्छी लगे। लेकिन अगर वो बुक लवर है तो आपकी किताब जरूर पढ़ेगा, क्योंकि जो मुशायरे सुनने के आदी हैं वो मुशायरे सुनने के आदी हैं, वो किताब नहीं पढ़ते हैं। और जो बुक लवर हैं वो बुक छोड़ते नहीं हैं, वो लेकर ही जाएंगे। तो ये फर्क तो है। मुझे लगता है कि वहाँ आसानी है, यहाँ थोड़ी मुश्किल है। तो जो किताब पढ़ने वाले हैं उनका दबाव थोड़ा ज्यादा रहता है उन लोगों से जो आपके मुशायरे सुन रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे वो भी शेर हैं जो मुशायरों में नहीं सुनाता हूँ मैं। यहाँ आपको कवि सम्मेलन में 4 मिसरे मिल जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन वो सिर्फ 4 मिसरे नहीं होते, वो पूरी गजल होती है। हाँ, वो पूरी गजल, कई कई ऐसी गजलें हैं। वो तेरी निगाहें नाज से छूटे हुए दरख्त, मर जाए क्या करे बदा सूखे हुए दरख्त, हैरत है पेड़ नीम के देने लगे हैं आम, पगला गए हैं आपके चूमे हुए दरख्त। ये जो है ये पूरी गजल है। और जो चूमे हुए दरख्त, ये जो शेर आता है, ये आखिर का शेर है इस गजल में। बीच के शेर सब निकाल दिए गए मुशायरों में या कवि सम्मेलन में। तो ये होता है, लेकिन पूरी गजल इस किताब में है। तो वो किताब में तो आपको वो शेर भी देने हैं पाठकों को जो आप मुशायरों में नहीं दे रहे हैं। तो आपका काम तो ज्यादा बढ़ गया ना। आपका यहाँ पे भी डर है कि जो मैं शेर नहीं सुना रहा हूँ वो किताब में है, अब पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आपको बहुत लेट मिलेगी, मुशायरों में वो तुरंत मिलती है। ये तो है, ये बात बिल्कुल सही है। 2017 से आप परफॉर्म कर रहे हैं मंच पे जी। 2026 तक मंच का कितना एवोल्यूशन आपने देखा है इस टाइम में, श्रोताओं को लेकर भी, सुनने वालों को लेकर भी, और सुनाने को लेकर भी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने शुरू किया था
तब रिवायती तौर पे जो कवि सम्मेलन और मुशायरे होते थे वहां से आगे बढ़ा है ये। हम्म। अब ये यूथ के हाथों में जब आया, यूथ के इंटरेस्ट में जब ये आया, दिलचस्पी में उसकी आया, मुशायरे कवि सम्मेलन, उनको कोई लेना देना नहीं है मुशायरा हो या कवि सम्मेलन हो, उनको अच्छी शायरी सुनने को मिलनी चाहिए और वो सुनते आ रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है और इसने बहुत ही अच्छा मतलब इंक्रीज हुआ है ये उसमें, मतलब मुशायरों का कल्चर इंक्रीज। मुशायरों और कवि सम्मेलनों का जो कल्चर है, या सोलो शो कह लें या पोइट्री के अच्छे जो मतलब शायर और कवि जो सीखे हुए हैं वो कर रहे हैं, तो वो भी आया। एक चीज मैंने नहीं देखी थी कभी कि टिकट लेकर कोई शायरी सुनने के लिए आ रहा है, कभी नहीं देखा था। आज 500 रुपए 1000 रुपए का टिकट खरीद कर भी अगर शायरी सुनने के लिए आ रहा है कोई, तो शायरी के अच्छे दिन ही है ना वो। मतलब ये वाले अच्छे दिन तो आए गए। ये और अच्छे आएंगे अभी मेरे ख्याल से और अच्छे हैं। अपना सोलो शो करने का कोई प्लान है आपका? हाँ, सोलो शो करने का प्लान है, लेकिन उससे मोहब्बत? बिल्कुल बिल्कुल करने का प्लान है, लेकिन कुछ लोगों का साथ चाहिए। जब कुछ लोग हाथ मिलाएंगे, साथ देंगे, तो हम जरूर करेंगे, हम करने को तैयार हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि क्योंकि हमने शुरुआत में कहा कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किससे मोहब्बत में लिखी गई है उससे मोहब्बत। वो बात तो नहीं बताने वाला मैं। तो किसके तसव्वुर में ये सारे शेर कहे हैं आपने? देखिए, किसी के तसव्वुर में तो होता ही है कुछ ना कुछ, हवा में तो कुछ भी नहीं कहा जाता है, इतना ज्यादा तो नहीं कहा जाता है कम से कम। और मैं समझता हूँ कि मेरी ज्यादातर गजलें जो लोगों से भी रिलेट हो जाती है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात मेरी जिंदगी में घटी होती है तो होती है। तो मेरी जिंदगी में भी घटी हुई है, लोगों को भी लगता है कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ थोड़ा थोड़ा है। तो मैंने एक शेर कहा था कि वो बात हमारी जिंदगी में हुई थी कभी, तो उन्होंने कहा कि 4 साल हो गए और मुझे नहीं लगता है कि भाई हमारे बीच में कुछ अच्छा है। तो वहां से एक शेर होता है, गजल बाद में हुई, एक शेर हुआ पहले कि हमारे गजल ही सुना दीजिए पूरी। हाँ, मैं सुना देता हूँ कि वो है कि कोई मिसाल नहीं है तेरी मिसाल के बाद, कोई मिसाल नहीं है तेरी मिसाल के बाद, मैं बेख्याल हुआ हूँ तेरे ख्याल के बाद। वाह। मैं बेख्याल हुआ हूँ तेरे ख्याल के बाद, बस एक मलाल पे तू जिंदगी तमाम न कर, बस एक मलाल पे तू जिंदगी तमाम न कर, बड़े मलाल मिलेंगे मेरे मलाल के बाद, बड़े मलाल मिलेंगे असली शेर अभी आएगा। मेरे मलाल के बाद, हमारे बीच में जो है सही नहीं है वो, हमारे बीच में जो है सही नहीं है वो, उसे ये याद भी आया तो 4 साल के बाद। तो इस तरह से ये और भी शेर हैं इसके। तो ये जब बात हुई तो किसी ने इसमें जोड़ लिया कि वरुण भाई 8 साल के बाद, वरुण भाई 7 साल के बाद। मैंने कहा 8 भी जुड़ जाएगा, उसमें वजन में आ जाएगा, 7 भी जुड़ जाएगा। तो इस तरह से लोग अपने साथ उसको रिलेट करते हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ 2 साल के बाद, 1 साल के बाद। तो ये चीजें जो हैं वो रिलेट तो करती हैं कहीं ना कहीं। गजलें होती हैं, हाँ ठीक है, सभी शेर रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन उसमें कुछ शेर तो होते हैं जो मैंने अपनी जिंदगी से निकाल कर उसमें डाले हैं गजल में, तो ऐसा होता है। ये आपने बहर की बात भी की, तो कभी ऐसे बेबहर ख्याल आए हैं आपको? बेबहर का एक हिस्सा रहता है जिंदगी में। जब भी कोई शायरी करना शुरू करता है, पहले पहले बेबहर ही लिखता है। कोई कुछ भी कहे आपको कि मैंने जब कलम उठाया था तो मैंने तो वो जो गजल कही थी वो बहर में गई थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली सीढ़ी ख्याल की होती है, और ख्याल तो ख्याल होते हैं, उसमें कोई बहर रदीफ काफिया नहीं देखा जाता। जो मन में आया पहले तो आपको वही लिखना होता है। बच्चे को जो पेंसिल पकड़ाई जाती है तो वो पेज जो है वो पूरे पेज पे लिख देता है और पेज भी फाड़ देता है कभी कभी तो पेंसिल से ही। तो इसी तरह से होता है, कभी आपको शुरुआत करनी है, आप शुरुआत कीजिए। बहरे रदीफ काफिया या गजल के जो दोष हैं या दायरे हैं उसके, वो चीजें तो बहुत बात की चीजें हैं, तो वो आता है, लेकिन उसको वक्त लगता है। लेकिन पहले आपके पास ख्याल तो होने चाहिए। आप तो वो काम ना करें। हमारे एक बहुत बड़े शायर हैं, वो भी कभी कभी ये बात कहते थे कि वो काम ना करें कि कफन आपके पास हो और आप लाश ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो वो काम पहले करें जिसकी आपको जरूरत है। ख्याल होने चाहिए, सीखें बाद में भले, लेकिन आपको एक अच्छी बात कहनी आनी चाहिए।
तो शुरू शुरू में ये हुआ कि एक मेरे पास अभी भी कॉपी पड़ी हुई है, मैंने उसको जिल्द करवा लिया था क्योंकि फट रही थी, वो बहुत पुरानी शुरू की सबसे पहली कॉपी है। उसमें सिर्फ ख्याल ही है, मुझे ये नहीं पता कि गजल कैसे कहते हैं, मुझे ये नहीं पता रदीफ कैसे कहाँ निभानी है, काफिया क्या होता है। तो शुरू में ये होता है, ये 2002 की बात है शायद, तो तब मैंने शुरू किया था इसे। और फिर धीरे धीरे सीखा, समझा कि कितनी दायरों में रहकर गजल कहनी होती है। और जब पहली बार सीख लिया तो ये लग रहा था कि ये काम तो हमारे बस का नहीं है, ये नहीं हो सकता हमसे। बहर सीखना बड़ा मुश्किल था। बहर सीखना बड़ा मुश्किल था। पहले तो पल्ले ही नहीं पड़ रही थी बात के क्या है, और जब पल्ले पड़ गई सारी बात तो तब ये लग रहा था कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो मैं नहीं कह सकता बहर में रह के। अच्छा, ख्याल जब आपको ख्याल आता है, आप उसको शेर में ढालते हैं तो वो बदल जाता होगा ना कहीं ना कहीं। अब जो है वो, अगर इनमें से कुछ लिख रहे होंगे तो उनके लिए ये बात है, वो समझ पाएंगे। पूछ लेते, आप में से कौन लोग शायरी कहते हैं या कहना चाहते हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग सीखेंगे। अच्छी बात है। देखिए होता क्या है कि ये सारा काम रियाज का है, प्रैक्टिस का है। जब आप शुरुआती दौर में होते हैं तो आप जो बात कहते हैं वो बहर में ढलकर नहीं आती है, वो ऐसे ही बस आती है और आप उसे नोट कर लेते हैं। लेकिन और 4-5 साल तक जब आप उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, उस पर रियाज करते रहते हैं, तब कोई भी ख्याल आपको जब ढल के आता है तो बहर में ही आता है वो। ये सीखने की पावर है, ये रियाज की पावर है। रियाज हर चीज में काम आता है। आज हर सीखे हुए गजलकार के साथ यही है, जब वो सोचता है तो वो बहर में ही ढल कर आता है उसे ख्याल। वो ख्याल है लेकिन वो बहर में ही ढल कर आ रहा है। आप मुझसे बात कर लेंगी तो मैं बहर में बात कर लूंगा आपसे, ऐसा भी हो जाता है। इतना रियाज हो जाता है इंसान। मतलब पहले सिर्फ ख्याल रहते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो ख्याल बहर अपने प्रैक्टिस आप से हो होगा मुमकिन। ये साइकिल चलाने जैसा है, जब जैसे एक बार कोई साइकिल चलाना सीख लेता है तो जिंदगी भर भूलता नहीं है, तो वैसा ही है, ये रियाज है। आप उसको करते रहें करते रहें करते रहें, एक वक्त ऐसा आएगा कि, और फिर घबराने की तो बात ही नहीं है। दुनिया का हर अच्छा शायर बहर में लिखकर ही कामयाब हुआ है, मशहूर हुआ है। कोई बेबहर शायर आप मुझे बता दीजिए कि कोई ऑल इंडिया मुशायरा पढ़ रहा हो, या शंकर शाद मुशायरा पढ़ रहा हो दिल्ली का, या रेख्ता में पढ़ रहा हो। हर सीखा हुआ, हर कामयाब जो शायर है वो सीखा हुआ है। कोई भी बेबहर शायर आपको कहीं दुबई के मुशायरे में नहीं मिलेगा। तो सब सीखे हुए हैं। ये इस बात को याद रखिए कि सीखा जाएगा और आप भी सीख सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं हमारे बस की बात तो नहीं, हम तो अपने ख्याल जो है वो बहर में नहीं ला सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है। इतनी पुरानी तारीख है इसकी, गजल की हिस्ट्री है, और वो चलता आ रहा है बहर में ही सब कुछ, और मशहूर है वो सब कुछ, काम हो रहा है। आपने कहाँ से बहर सीखी? आपकी जो जर्नी थी शेर की दुनिया में आने की, शायरी सीखने की, वज़नों को अपना बनाने की, वो कैसे शुरू? देखिए मेरे को सबसे पहले बहर सीखने में जो मदद मिली वो सोशल मीडिया से ही मिली थी। फेसबुक पे एक ग्रुप था, वहां पर बाकायदा इस चीज को सिखाया जा रहा था। उसमें होता क्या था कि रोजाना एक मिसरा दिया जाता था किसी अच्छे शायर का, उस पे आपने अपनी गजल कहनी है। भले वो गजल आप बाद में रद्द ही कर दें, लेकिन प्रैक्टिस के लिए वो आपको मिसरा दिया जाता था कि इस पे आप गजल कहिए। और उस ग्रुप में कम से कम 1000 लोग थे। वो रोज शाम को उस मिसरे पर, उस पंक्ति पर अपनी गजल कहने की कोशिश करते थे। तो वो 1 साल मैंने किया है, सिर्फ संडे की छुट्टी होती थी। 1 साल मैंने लगातार मिसरों पर गजलें कही हैं। वो गजल नहीं है, शायद कोई एक आध गजल हो भी तो इस किताब में नहीं होगी। तो इतनी मैंने गजलें कह ली और बहर भी सीखी। वहीं पे मेरे उस्ताद मुझे मिले उसी ग्रुप में, तो मैंने उनसे इसरार किया कि आप मुझे थोड़ा सा समझाएं कि किस तरह से, क्या बहर को किस तरह से सीखा जा सकता है। अच्छा, उस ग्रुप में भी मैंने बेबहर ही लिख रहा था मैं, मतलब मिसरा तो ले रहा था, उस पर लिख भी रहा था। मुझे लग रहा था ये गजल हो रही है, लेकिन जब कोई उस्ताद उसे देखता था कि नहीं ठीक है लेकिन ये बेबहर है, तो मैं कहता था कि भैया आप बता दीजिए कैसे है। तो बताने की तरफ कोई नहीं होता है, कमियां आपकी सब निकालते हैं लेकिन आपको सिखाता कोई नहीं। तो वहीं से मुझे मेरे उस्ताद मिले, लखनऊ के थे वो, और कुमर कुशमेश उनका नाम है, किताब में भी जिक्र है उनका। तो उन्होंने मुझे जब बताया कि इस तरह से ये चीजें, इस ऐसे बहर को समझा जा सकता है, और इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई सवाल हो तो तुम मुझसे
राब्ते में रहना और पूछते रहना। तो उन्होंने जो मुझे समझाया वहां से मुझे समझ आने लगा कि इस तरह से ये। तो वहीं वो वक्त आया कि जब मैंने ये मेरे दिमाग में बात आई थी कि अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब बहर तो बहर है और ख्याल ख्याल है, किस तरह से इन दोनों को मर्ज किया जाए। लेकिन फिर वही बात है कि रियाज करते रहने से 1 साल तक 1.5 साल तक वो एक एक मिसरे पे गजल कहना और फिर उस गजल को कहीं सुनाना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, तो वो हो जाता है। हुआ फिर ऐसा भी है कि जो ख्याल बहर में नहीं आ रहे और गजल नहीं बन रहे वो फिर नज्म हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नज्म नज्म होती है, ये जब सीख जाते हैं तब पता लगता है। कोई भी चीज नज्म के लिए अगर शुरू हुई है ना तो वो नज्म ही बनेगी। कोई भी चीज अगर गजल के लिए शुरू हुई है तो वो गजल ही होगी। कोई भी चीज अगर 4 मिसरे होने हैं तो वो 4 पे ही खत्म हो जाएगा काम, उससे आगे कुछ आप कह नहीं पाएंगे, ना ही आपको इंटरेस्ट होगा कुछ कहने में। तो ये जब भी कोई चीज की आमद आपको होती है, किसी भी कलाम की आमद होती है, तो वो पहले से ही निर्धारित हो जाता है कि ये नज्म है, गजल है, कौन सी बहर है, क्या है और क्या टॉपिक है। आपने देखा होगा कि मेरी गजलों में भी टॉपिक एक ही रहने की कोशिश मैं करता हूँ, एक ही रहे। इसमें वो एक छूट मिली हुई है ना गजल गजल कहने वालों को, कोई आप एक शेर किसी टॉपिक पे कह सकते हो, दूसरा शेर भी किसी और टॉपिक पे कह सकते हो। मेरी वो आदत नहीं रही है कि मैं ये सोचता हूँ कि दूसरा टॉपिक लाना ही क्यों है, अभी इसी टॉपिक पे बात हो सकती है। सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक पे आपने गजलें कही? प्यार प्यार टॉपिक है, उसी पे गई है, मोहब्बत मोहब्बत की बातें, और यही है नाराजगी। इस किताब में गजलें भी हैं, नज़में भी हैं, मसनवी भी है। जी गजलों और नज़मों की दुनिया से तो लोग वाकिफ होते हैं, जी। मसनवी क्या होती है? मसनवी एक्चुअली ये बहुत कम हो गई है अब। इसको बहुत पुराने जमाने में जब लिखा जाता था, कहा जाता था, तो इसको रुबाब बजता था और साथ साथ गा कर इसे सुनाया जाता था। तो महफिलों में इसका काम बस इतना ही होता था कि इसमें ये होता है कि जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा कि सभी मतले हैं, सभी मतले ही मतले हैं, मतले ही मतले हैं, और राइमिंग ही राइमिंग है। मतलब एक मिसरा दूसरे मिसरे से जुड़ा हुआ, फिर 2 लाइनें आ जाती हैं तो आपको लगता है कि मतला है। तो वो शुरू से लेकर आखिर तक आपको लगता है कि मतले ही मतले हैं और टॉपिक नज्म की तरह एक ही रहता है। तो ये मसनवी होती है। देखिए, बहुत सारी जरूरी चीजें हम यहाँ पर सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, गजलों, नज़मों, मसनवी, इन सब से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। पूछना है किसी को अभी कुछ? आपने मसनवी शायद सुना है कभी? हाँ, मसनवी सुनाई नहीं है मैंने कहीं, कभी तो सम्मेलन अभी एक सुन लेते हैं। एक मैंने सुनी थी इंस्टाग्राम पे, हाँ झूठ है कि खुदा नहीं मिलता, जो आपने शमा बटवाल जी को सुनाई। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, वो यूट्यूब पे होगी शायद। वो तो वो फिल्बदी के मिसरे की, वो वही मिसरे की जो मैं बात कर रहा था, उस पे कही गई गजल है, वो मैं कहीं सुनाता नहीं। वो कुछ मिसरे यूं ही थे कि झूठ है कि खुदा नहीं मिलता, उसमें आप गा रहे थे। हाँ ढूंढना, वो तो उनकी वो फरमाइश कह पे रहा गा है कि रहा आप गा दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप गा दीजिए। था। नहीं गाऊंगा तो ये जो 4 लोग खड़े हुए हैं ये भी चले जाएंगे। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ जहां तक मुझे शेर याद है। झूठ है कि खुदा नहीं मिलता, झूठ है कि खुदा नहीं मिलता, ढूंढना हो तो क्या नहीं मिलता, नाम लेते हो गिन भी लेते हो, नाम लेते हो गिन भी लेते हो, इस तरह से खुदा नहीं। मुझे यही याद है, आपको और भी याद होगी शायद। तो ये पुराने जमाने की बातें हैं। अच्छा, शायरों के लिए कहा जाता है कि बड़े अपने इमेजिनेशन में रहते हैं, एक ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल, आप इससे कितना रिलेट करते हो? आपके बहुत लिए रहते कितना सच है? बहुत ज्यादा रहते हैं। हमेशा मैं खोए तो हुए बहुत रहते हैं? ज्यादा रहता हूँ। मैं अगर अभी कहाँ खोए हुए हैं आप यहाँ बात करते हुए? अभी तो कहीं नहीं खोया हूँ, अभी आप सब में खोया हुआ हूँ और आप सबके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। अभी तो खैर कहीं नहीं, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ, जब मुझे
थोड़ी फुर्सत मिलती है, तब मैं कहीं भी खो सकता हूँ। मैं आपके साथ बैठा हूँ और मुशायरा चल रहा है, कवि सम्मेलन चल रहा है, तो मुझे साथ वाला कहता है यार क्या बात है, आप खोए खोए हैं, थके थके हैं। तो वो मुझे मुझे खुद नहीं पता लगता मेरा चेहरा अब कैसे दिख रहा है, सोचने की वो अवस्था हो जाती है कभी कभी। तो ये अवस्था होती है। और मेरा ये लोगों का मानना ज्यादातर ये रहा है कि भैया रात को तो आप जागते होंगे लिखने के लिए। मैंने कहा रात सोने के लिए होती है, और जरूरी थोड़ी है कि आप रात को जाग रहे हैं तभी आपको गजल होगी और आप गजल कहेंगे और सुबह तक किसी को सुनाएंगे भाई रात को ये गजल हुई है, ऐसा नहीं। तो गजल आपका आपका शेड्यूल कैसा रहता है लिखने मेरा तो कुछ नहीं रहता, मैं बाइक लेके निकला हूँ और गजल शुरू हो गई। का? ये जो चूमे हुए दरख्त, ये ऐसे ही बस वो जा रहा था मैं रास्ते से और एक मिसरा हुआ, अच्छा, जब कोई बहुत गजल हो गई बात। कोई शेड्यूल है लिखने का, या कुछ ख्याल कुछ बहुत हिट करता है तभी आप लिखते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं होता। आपको कब कोई गजल आमद हो जाएगी कुछ पता नहीं होता है, कोई शेड्यूल नहीं है। आप जब गजल स्टार्ट हो गई, अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ लेकिन मेरे जहन में वही चल रहे हैं मिसरे, यार अगला शेर कैसा होना चाहिए, उसका सानी मिसरा आ गया, उला क्या लगना चाहिए, इस पे ऊपर मिसरा क्या होना चाहिए, कैसा शेर होना, अच्छा हो गया, अच्छा चलो मोबाइल निकालो नोट कर लो। क्योंकि हर जगह तो कॉपी पेन लेकर नहीं जा रहे हैं हम, तो आजकल मोबाइल एक अच्छी चीज भी है, ये बुरी चीज भी है लेकिन अच्छी भी है, मेरे लिए तो अच्छी है। तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ ताकि मेरे जहन से निकले ना, और जब एक बार वो गजल पूरी हो जाती है फिर मेरे जहन से नहीं निकलती है। अभी आप कहेंगे कि वो गजल सुनाओ तो मैं सुना दूंगा, किताब नहीं खोलूंगा मैं। तो ये मेरे साथ है, क्योंकि मैं पूरा उस पर ध्यान देता हूँ और भूलता नहीं हूँ कभी भी किसी भी शेर को। अगर मुझे मैंने कहा है तो मैं भूलूंगा नहीं कि हाँ मेरा कहा हुआ। अच्छा, शायर इमेजिनेशन में रहते रहते जो उनका रियल वर्ल्ड है उससे बहुत दूर हो जाते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर हम मान ही रहेंगे तो खाएंगे क्या तो उसमें रहना भी लेकिन जरूरी कुछ शायर वो नहीं सोच पाते कि है। हाँ अगर इस ख्याली दुनिया में नहीं रहेंगे हाँ तभी उनका शायद कुछ भला हो। बिल्कुल बिल्कुल, ख्याली दुनिया में रहना भी जरूरी है, क्योंकि वो जो चीजें लोग पसंद कर रहे हैं वो तो वहीं से आएंगी। लेकिन रियल दुनिया में भी रहना जरूरी है। अगर आप बैठे हुए हैं स्टेशन पर और आपकी गाड़ी छूट गई तो फिर आप उस प्रोग्राम में कैसे पहुंचेंगे जहां आपका लोग इंतजार कर रहे हैं। तो रियल जहां आपको बैठना है, आपको पूरा होशो हवास में बैठना है, वहां जरूरी है। और जहां आपको बिल्कुल मेंटली आप फ्री हैं, आप कहीं भी खो सकते हैं, होटल रूम में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो वहां आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये अवस्थाएं होती हैं कि कहीं आपको बिल्कुल सतर्क रहना है और कहीं आप अपनी दुनिया में खो सकते हैं। डिजिटल की, क्योंकि कई बार हमने बात की और आपने बताया कि फेसबुक से ही आपने लिखना सीखा, जी वहां पर वो प्रैक्टिस होती थी। बाकी आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कितनी हेल्प की है आपकी इस पूरी शायरी की जर्नी? बहुत ज्यादा की है, बहुत ज्यादा की है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथ मैं और मेरे साथ और दो तीन दोस्त हैं मेरे, शायर हैं, उनका भी अच्छा नाम है। हमने तब शुरू किया था जब ना तो टिकटॉक पे कुछ होता था, इंस्टाग्राम पे रील का ऑप्शन ही नहीं होता था, और इंस्टाग्राम कोई ज्यादा यूज भी नहीं करता। यह 2017 की बात बता रहे हैं? ये 2016, 15, 16, 17। आपके इंस्टाग्राम पे भी है चिराग शर्मा, आशु मिश्रा जी हैं, उसमें और भी कुछ लड़के हैं। ये तो सारे हमने आज के समय के हाँ अपने शायर, young शायर। साथ में ही शुरू किया अच्छा, था, अच्छा। साथ में शुरू किया था हमने, और आज भी हम साथ में ही हैं। सबका अपना अपना नाम है, सबकी अपनी अपनी जगह है। हमने कैसे शुरू किया, हमारे पास गजल हुई, हमारे पास कोई चारा नहीं है लोगों तक पहुंचाने का, सिर्फ फेसबुक है, वहां पे अपनी फोटो लगाई, उसके साथ गजल लगाई और पोस्ट कर दिया। अब उसका क्या होगा वो ऊपर वाला जानता है। हिंदी उर्दू में लिखते हैं। हिंदी उर्दू में लिख दिया या हिंदी में ही लिख दिया, देवनागरी में, कोई बात नहीं। वहां से हम लोग वायरल हुए हैं, सिर्फ टेक्स्ट में। आप सोच सकते हैं, कोई वीडियो नहीं है, कोई रील नहीं है, रील होती ही नहीं थी तब। ये रील वाली तो जिंदगी अब शुरू हुई है। अब जो रील बनाकर वायरल हुए फिरते हैं ना, ये ठीक है, हमारे साथ, मेरे साथ भी है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप टेक्स्ट में कोई चीज डालें और वो आपकी वायरल हो जाए, रातों रात आप सोए हुए हैं और लोग आपको फोन करके कह रहे हैं अरे भाई कहाँ है तू, मैं सो रहा हूँ, तू सोया हुआ है, वहां पे इतना हंगामा मचा दिया तूने फेसबुक पे। ये बातें हमें सुनने को मिली हैं उस वक्त। तो मैंने कहा भाई
ठीक है, हमने कोशिश की थी, बड़ी कामयाब हो गई। उससे मोहब्बत नज्म अभी के अभी नहीं, वो लास्ट में सुनिए। नहीं, मैं सुना नहीं रहा हूँ, बात बता रहा हूँ उसकी। वो नज्म इसी तरह से वायरल हुई, टेक्स्ट फॉर्म में, कोई वीडियो नहीं आई, कोई रील नहीं आई। एक तरफ गजल इसी तरह से वायरल हुई, कोई वीडियो नहीं, कोई रील नहीं उसकी, सिर्फ लिखित रूप में। तो ये चीजें वहां से मतलब कितना कठिन होता है कि लिखित रूप में आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं। तो वहां से हमने अपना सफर शुरू किया था। और अब तो खैर रील्स में वीडियो मिलती है हमको, तो हम उसकी रील्स बनवा लेते हैं और अपलोड कर देते हैं, वो भी वायरल हो जाती हैं। ठीक है, आसानी है, लेकिन हमने मुश्किल दौर में काम किया है, ये बताना चाहता हूँ मैं सब। लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है ये जो रील्स है, चाहे वो शॉर्ट्स है, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं आपको और हाँ, है। ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने बिल्कुल में? बिल्कुल है। और किताब के मामले में भी ये कैसे हेल्पफुल है? किताब के मामले में देखिए, वहां पर अगर मेरे 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता 25,000 लोगों ने भी किताब खरीदी होगी। तो ये तो है कि रील देखने वाले लोग तो बहुत ज्यादा हैं, किताब पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि किताब की तरफ भी लोग आएंगे, जैसे जैसे शायरी का इंटरेस्ट लोगों में बढ़ेगा, वो किताबों की तरफ भी आएंगे। किताबें बहुत तरह की हैं। अब ये भी है कि कोई शायरी की किताब नहीं पढ़ना चाहता, और किताबें पढ़ना चाहते हैं। कहानी के लिए बहुत इंटरेस्ट है लोगों में, तो लोग ठीक, शायरी सिर्फ सुनना चाहते हैं। शायरी सुनना चाहते हैं। और अच्छा ये भी हुआ, आपकी बात से मुझे याद आया, मैंने जब किताब डाली तो भाई मैंने वैसे ऐड के लिए किताब डाली, एक गजल पढ़ रहा था मैं बीच में से, तो वहां पे कुछ लोग कमेंट करते हैं, अरे वरुण भाई है तो हम लेकर क्या करेंगे किताब, हमने आपकी आवाज में सुननी होती है गजल। तो ये लोगों में एक वो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि वो सुनना चाहते हैं, और आपकी आवाज में ही सुनना चाहते हैं, आपके अंदाज में सुनना चाहते हैं, किताब नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन धीरे धीरे फिर भी जिस तरह का प्यार इस किताब को मिला है, तो वो अद्भुत है, बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा है। इतनी जल्दी दूसरा संस्करण किताब का आ चुका है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। आप अपनी किताब को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कोई व्यक्ति आपसे कहेगा कि आप अपनी किताब के बारे में बताइए, किस तरह की गजलें हैं, कौन से टॉपिक पे हैं और क्यों किसी व्यक्ति को पढ़नी चाहिए? मैं डिफाइन इस तरह से करूंगा कि इसमें हर तरह की गजल है। इसमें अगर आप मुझे उससे मोहब्बत नाम पढ़कर इस किताब का अगर ये समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ मोहब्बत का शायर हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरी रील देखकर ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ मोहब्बत का शायर हूँ, तो आप गलत हैं। आप इस किताब की जब पहली गजल खोलेंगे तो आपको लगेगा कि सारे आपके जो मिथ हैं वो दूर हो जाएंगे, कि वो चीजें हैं इसमें, लेकिन उन चीजों के अलावा हर रंग इसमें है जो जिंदगी का आप देखते हैं, आपकी जिंदगी आपको दिखाती है, हर बात इसमें है। शायर के मन में बहुत सी बातें रहती हैं जो वो कहना चाहता है, उसका जरिया सिर्फ किताब है। वो स्टेज पर आपको लोग बोलने ही नहीं देते हैं, स्टेज पर तो ये चाहते हैं कि आप बस वो सुनाएं जो हम सुनना चाहते हैं। आपने 15 मिनट पढ़ना है, 20 मिनट पढ़ना है, आप वो सुना दें जो हम सुनना चाहते हैं। उन गजलों से हमें क्या लेना देना जो आपने कभी आपको पसंद थी, या आपने इसलिए कही थी कि यार देखो मुझे ये गजल बहुत पसंद है, अजीज है, उनसे कोई लेना देना नहीं। इसमें लेकिन लव उसके भी अलावा है, सेपरेशन भी है, हाँ, तन्हाई भी है, बिल्कुल सब। बिल्कुल सब है। शिकवे हैं, शिकायतें हैं, रिश्तों की बातें हैं, और अलग होने की बातें हैं, साथ होने की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, दुनियादारी की बातें हैं। दुनिया किस तरह से हमारे साथ होती है, जब हम अच्छे होते हैं, जब हम सुख में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, हर चीज, हर रंग है इसमें। आप एक एक गजल को जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये गजल कुछ और कहती है, वो गजल कुछ और कहती थी। आपके तो मन के करीब इनमें से कौन सी विधा है जो आपको बहुत पसंद है, या आप सबसे ज्यादा शेर उसमें कहते हैं? हाँ, गजल कह रही हैं आप? गजल, नज्म, जो भी, जिसमें सबसे ज्यादा ख्याल आपके आते हो। मेरे को आसानी गजल में रहती है। नज्म का एक कैफियत होती है नज्म की, जब वो तारी होती है आप पर तो आप उससे आजाद नहीं हो पाते हैं। नज्में मैंने कम कही है, इस बात का सबूत है कि मुझे ज्यादा मजा गजल में आता है। मैं गजल में ही नज्म जैसा काम कर लेता हूँ, हालांकि मुझे इस बात का कोई गुरूर नहीं है, लेकिन मेरा काम गजल में ही नज्म जैसा हो जाता है। मैं आखिरी शेर में वो बात ही खत्म कर देता हूँ पूरी गजल कहते कहते, कि उसने सारी दुनिया मांगी मैंने उसको मांगा है, उसके सपने एक तरफ है मेरा सपना एक तरफ, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। अच्छा है ये गजल, लेकिन मजा आपको नज्म का दे रही है।
तो मुझे तो ज्यादा मजा गजल में ही आता है। नज्म में कम कहीं है, तो इसका मतलब यही है, अगर कोई ऐसी बात जो मैं कह लूंगा और मैं उसको साफ तौर पर साबित कर सकता हूँ, वो तस्वीर दिखा सकता हूँ, तो ही मैं गजल कहता हूँ, अदरवाइज मैं गजल नहीं कहता हूँ। अभी जो जितने नए शायर हैं वो अपने शेर कहने के तरीकों को भी बदल रहे हैं, बहुत सारे उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। आपने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जब आपको लगा कि ये थोड़ा सा ऑडियंस के लिए करना जरूरी है, क्योंकि अब जिस तरह के नए लोग आ रहे हैं वो कुछ नए कलेवर का भी सुनना चाह रहे हैं। देखिए, नए लोग तो आ रहे हैं, नया कहना भी चाहते हैं, लेकिन गजल की खूबसूरती का ध्यान हमें हमेशा ही रखना पड़ेगा, चाहे हम 2050 में क्यों ना आ जाएं, तब भी अगर गजल के दीवाने मौजूद हैं, और मुझे तो ये पता भी है कि होंगे, और भी ज्यादा होंगे, क्योंकि जिस तरह से यूथ ने ये बीड़ा उठाया हुआ है ना, ये वहां तक भी बात जाएगी। लेकिन गजल में क्या आपको मालूम है कि गजल में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप नहीं ला सकते हैं गजल में कभी, अगर ले आएंगे तो भद्दी लगेगी गजल। आप उसमें कभी कुत्ता ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कुत्ता, चप्पल ऐड नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो भद्दे लगते हों। गजल की खूबसूरती को, गजल का मतलब तो महबूब की तारीफ करना है। चलो तारीफों से निकलकर बात सियासत तक भी आ गई, लेकिन गजल की खूबसूरती तो बरकरार रहे, ये काम तो हमें करना है ना। तो भले हिंदी में आप गजल कह रहे हैं, भले उर्दू में कह रहे हैं, लेकिन कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं, वो कहा गया है, विद्वानों के किसी के बोल हैं कि गजल में क्या कहना है ये बाद में सीखो, आप गजल में क्या नहीं कहना है ये पहले सीखो। तो ये चीजें रहती हैं कि गजल की खूबसूरती बरकरार रहे। और नए जावियों के चक्कर में आपकी बात पे आ रहा हूँ कि वो नए जावियों का जो जदीद कहने का जो एक वो शुरू हुआ है, उसमें कई लड़के लड़कियां ये चीज कर रहे हैं कि वो जदीदियत के चक्कर में कुछ ऐसे लफ्ज ले आते हैं उसमें जो भद्दे लगते हैं। नए सुनने वाले उसको कबूल कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो एक नया पन मिल रहा है उसमें। लेकिन जब कोई उस्ताद सुनेगा या वो गजल का जानकार उसे सुनेगा, तो वो रद्द कर देगा कि नहीं, इस तरह से बात नहीं कही जाती है। तो ये चीजें हैं, जदीद होना बड़ा जरूरी है, नयापन लाना बड़ा जरूरी है, लेकिन उसको भद्दा मत कीजिए आप, वो सुनने में और पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए। तो ये कोशिशें होती हैं, नयापन लाना बड़ा जरूरी है, लेकिन किस तरह से लेकर आना है, वही तो कमाल है। शेर तो सभी कहे गए हैं, सभी बातें कह दी गई हैं, अब हो क्या रहा है कि आप किस नए ढंग से बात कह सकते हैं, वो नई बात है। लेकिन आप, ये नहीं है कि आप वो चीजें भी ले आए या अंग्रेजी के उसमें शब्द लेकर आगे आप हिंदी की गजल है, उर्दू की गजल है और अंग्रेजी से काम चला रहे हैं अपना, वैसा नहीं कुछ होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, नया काम करना चाहिए, लेकिन मर्यादा में रहकर करना चाहिए। अच्छा, गजलें सीखना और बहर जान लेना, ये थोड़ा सा आसान काम हो सकता है किसी के लिए, और शेर कहना भी आसान हो सकता है, लेकिन बड़ा कठिन होता है उसको मुशायरे मिलना, मुशायरों तक पहुंचना। देखिए, ये गजल कहना अलग किस्मत है, गजल अच्छी हो जाना एक अलग किस्मत है। गजल पसंद आना लोगों को पढ़ने में, सिर्फ सुनाने में नहीं, पढ़ने में, वो एक अलग बात है। मुशायरों में आना एक अलग बात है, मुशायरों में पसंद हो जाना और फेवरेट हो जाना लोगों का, वो देखिए कितना मुश्किल सफर है। पहले तो आप हैं, आपको मैं कहता हूँ एक अच्छी गजल कह के दिखाइए, आपको अच्छी गजल कहने में पता नहीं कितना वक्त लग जाए। हो सकता है आप कल ही कह दें, हो सकता है 2 साल बाद कहें। अब 2 साल बाद आपने एक अच्छी गजल कही है, एक अच्छी गजल से तो काम नहीं चलेगा मुशायरों में। अच्छा, चल भी गया अगर काम, तो क्या ये इस बात का सबूत है कि आप लोगों के पसंदीदा बन जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हर लेवल का अपना ना वो एक नसीब है, हर लेवल का। आप गजल लिख रहे हैं तब भी आपका नसीब है, आप गजल पोस्ट कर रहे हैं तब भी आपका नसीब है, आप गजल को किताब में लाए हैं तब भी आपका नसीब है, आप मुशायरों में आ गए, मुशायरा मिल गया है आपको, ये भी आपका नसीब है। इसमें शायरी में आप मुशायरों में पसंद किए जा रहे हैं, ये अलग बात है, आपको फिर वहां से पैसे मिल रहे हैं, ये अलग बात है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। लेकिन वरुण आनंद को इसमें कितनी मुश्किल हुई और उनके लिए कैसा रहा ये पूरा सफर? देखिए, मुश्किल तो हुई है, शुरू में स्ट्रगल तो हमने भी बहुत किया है। सोशल मीडिया ने हेल्प की, सोशल मीडिया ने हेल्प जहां तक करनी थी वहां तक की,
लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं तो सोशल मीडिया कुछ नहीं कर पाता है। हाँ, आज आप उसके मजे ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत में आपने सीख लिया, आपको कुछ लोगों ने पसंद कर लिया, लेकिन आप वायरल नहीं है, आप पसंद किए जा रहे हैं, बस आप एक अच्छे शायर हैं, ये आपको सब बता रहे हैं। लेकिन जो मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में जाकर काम करना है, वो सोशल मीडिया ने नहीं करना, वो आपने खुद करना है शुरुआती दौर में। अब तो ये है कि हम पढ़ते हैं तो लोग साथ साथ दोहराते हैं, हमारे लिए आसान है। लेकिन कभी वो भी वक्त था कि हमने बगैर कंफर्म टिकट के आनंद विहार से लेकर बिहार तक का सफर किया था। किसी ने नाम दे दिया, दोस्त थी हमारी, शायरा ही थी वो भी, वो कहने लगी हमने नाम दिया है आपका और आप जा नहीं रहे हो। मैंने कहा कंफर्म नहीं है टिकट भाई, कैसे जाएं? तो वो कहने लगी नहीं आप जाइए, हमने आपका नाम दिया है भाई। तो ठीक है, तो वो भी सफर हमें याद है, आज फ्लाइट्स में सफर करते हैं और अच्छा सफर होता है, लेकिन वो भी सफर याद है, मुझे आज तक याद है कि जब हमने शुरुआत की थी, वो आउट ऑफ द स्टेट मेरा पहला मुशायरा था, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं गया, क्योंकि बस बात तो वही है कि वहां पे मुझे लोग जानते नहीं थे और मैं पढ़ रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि तरन्नुम में पढ़ो भाई। वही जो पढ़ रहे हैं वो सुन लो आप। तो वहां पे तरन्नुम में सुनने वाले या शायराओं को सुनने वाले, है ना, फीमेल्स को सुनने वाले लोग थे। अच्छा, ठीक ऐसी है, कोई ज्यादती होती है क्या कि महिलाओं को थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज मिलता है, जैसा कि आपने अब बताया? अब नहीं है, अब हमने वो मामला जो है वो पलटा दिया है, अब ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों में रहता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि शायरा माइक तक आ रही है, बहुत शोर मच रहा है, लेकिन जब वो सुनाने लगती हैं तो कुछ शोर नहीं मचता है, दाद तक नहीं आती है। मामला सारा शायरी का है। हमारे यहाँ पंजाब के एक बहुत बड़े उस्ताद शायर हैं, तरसेम नूर साहब, पंजाबी के हैं। उनका एक कथन मुझे याद आता है, कहते हैं कि कोई कितना बड़ा 30 मार खा हो शायरी में, वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा शायर है या कितना बड़ा उसने कलाम कह दिया है, वो जैसे ही माइक पर आएगा उसका सब पता लग जाएगा। तो माइक पे जब इंस्टाग्राम का कोई पॉपुलर आ जाए, फेमस आ जाए, जब जैसे ही माइक पे आएगा उसका पता लग जाएगा कि ये क्या कहेगा और क्या कर सकता है ये, बस इतना ही। वो आपकी फाइनल मतलब एक वो मंजिल होती है कि यहाँ से तो बस काम खत्म ही है, अगर यहाँ पे पास हो गया तो फिर पूरी दुनिया में पास है। तो कई ऐसे शायर हुए हैं, कवि हुए हैं, जिनको गजल लिखनी तो आती है लेकिन कहनी नहीं आती है, उन्होंने कही नहीं, मुशायरों में आई नहीं, या मना करते रहे कि नहीं यार हम नहीं आ सकते, हम नहीं पढ़ेंगे मुशायरा, हम नहीं पढ़ सकते, कैसे भी हुआ है। तो ये चीजें तो इसके साथ अब एक गजल सुन लेते हैं फिर। इससे पहले एक सवाल, हाँ पूछिए, जी जी। पूछिए। आपके हिसाब से कौन से ऐसे 5 शायर हैं जो आज की युवा को सुनना चाहिए आपके अलावा, जिनको आप अभी के या कोई अभी क्या आपके साथ वाले जो लोग शेर कह रहे हैं? क्लासिक में जॉन एलिया है, लेकिन मैं जॉन एलिया कम रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर जॉन एलिया को आपने पढ़ना है तो पहले पढ़ लीजिए, आखिर में मत पढ़िए। तो जॉन एलिया को आप पहले पढ़ें, फिर उसके बाद आप बशीर बद्र साहब को पढ़ें, ठीक है ना। हालांकि वो इतने क्लासिकल नहीं है, लेकिन गजल की कहन के बारे में पता लगता है, वो जितनी आसानी से शेर कह देते हैं बड़े बड़े, वो पता लगता है जो आम इंसान तक पहुंचते हैं। तो ये बशीर साहब हैं, कतील शिफाई हैं, निदा फाजली हैं, इनको पढ़िए आप, अच्छा लगेगा आपको। शुजा खावर हैं, तो ये अच्छे शायर हैं, इनको पढ़ने से लर्निंग होती है, सीखता है इंसान कि गजल कहनी किस तरह से, शेर कहना किस तरह से। पढ़ने को बहुत से शायर हैं, मुझे भी पढ़ लीजिए, मैं कहूँगा मुझे पढ़ के आप, नहीं ऐसा नहीं है, जो जिनको पढ़कर आप लर्न कर सकते हैं ना, उन्हें आप पढ़िए। तो ये शायर हैं, जॉन एलिया, शुजा खावर हैं और बशीर साहब हैं। बशीर साहब के यहाँ आपको बड़े मासूम से शेर मिलेंगे और बड़ी बड़ी बातें मिलेंगी आपको कि कितनी मतलब आसानी से उन्होंने बड़ी बात कह दी है। तो ये चीजें हैं, आप इनको पढ़िए, आपको अगर सीखना है तो यहाँ से शुरू करिए, टफ मत करिए। गालिब को मत पढ़िए, ठीक है बहुत बड़े शायर हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन तो आज के किसी ने दौर कहा में है ना अगर कि गालिब को पढ़ रहे हैं आप, तो मैं समझता हूँ कि वो काम तो होना नहीं है अब। शायद मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने बोला ना कि गालिब एक ऐसे वाहिद शायर है जो समझ में ना आए तो दुगना मजा देते हैं। बस वही बात है, लेकिन लर्निंग में तो आप समझिए ना, अगर समझ ही नहीं आ रहा तो आप सीखेंगे क्या। तो ये है।
इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अगर आप में से पूछना चाहे गजलों, आपको पूछना है? जी जी। साथ के नाम अच्छा। जो शायर पढ़ते अभी जो हैं शायर, अभी अब्बास ताबिश साहब हैं, पाकिस्तान के शायर हैं, बहुत अच्छा है उनका कलाम सब, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और अभी कुछ नाम एकदम से मेरे जहन में नहीं आ रहे, मैं रेकमेंड कर दूं तो आप, है ना, शारिक कैफी साहब, हाँ बहुत अच्छा नाम, शारिक कैफी साहब के यहाँ आपको, वो खुद ये बात कहते हैं कि जो शेर मुश्किल मुझे लगता है मैं खुद निकाल देता हूँ गजल से, आपको बहुत आसानी मिलेगी। हम्म। आपको किसी भी शेर पर बहुत ज्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से बात समझ आ जाती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये चीज आपको उनके वहां मिलेगी। फरत एहसास साहब को आप पढ़ सकते हैं, फरत एहसास बहुत अच्छे महान शायर हैं, उनको पढ़कर आप बहुत सीख सकते हैं। फरत एहसास, अब्बास ताबिश और शारिक कैफी साहब, इनको पढ़कर आप बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, आपको ज्यादा उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी शेर पर, और आप सीख भी लेंगे कि गजल और शेर किस तरह से कहे जाते हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं शेर। और कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं पूछिए। पॉलिटिकल शायरी का पॉलिटिकल, ये आपने मेरा सवाल पूछ लिया है अभी। मैं यही पूछने वाली थी। देखिए बात ऐसी है, हुआ था आपके साथ? हाँ हुआ था बिल्कुल, बहुत साल पहले सुनी थी और आप पिछले 3-4 साल से नहीं सुनी, आपको पता कौन सी है? वो उसका एक किस्सा है, अमृतसर में एक कॉलेज में एक इवेंट था और वहां मैंने वो गजल सुना दी थी, लानत है। हालांकि मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे किसी दोस्त ने वहां पे इतनी रिक्वेस्ट की कि साथ के लोग भी कहने लगे यार सुना ही दो, इतना कह रहा है जब वो, तो मैंने सुना दी। तो वहां पर एक विशेष पार्टी के, अब मैं नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, तो वो बुजुर्ग थे, वो बैठे हुए थे, तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा कि इसने क्यों इतनी ऐसी कड़वी कड़वी बातें कह दी हैं। हालांकि वो गजल बहुत पावरफुल है ना, तो हाँ, तो मैं कहकर बैठ गया। तो जब वो अगली बारी उन्हीं की थी, जब वो माइक पर आए तो वो कहने लगे कि आपको कश्मीरी पंडितों के बारे में भी कुछ कहना चाहिए था। तो मैंने कहा सर, जिस वक्त मैं पैदा ही नहीं हुआ था उस वक्त की बात मैं कैसे कर दूं? मैं जो देख रहा हूं, मैं उस हालात पर मैं अपनी गजल या अपनी नज्म उस हालात पे मैं तबसरा कर सकता हूं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का हाल उस वक्त क्या था, हकीकत क्या थी, मैं अपने बाप दादाओं से सुनकर नहीं गजल कह सकता। मैं खुद देखूंगा तो गजल कहूँ या किताबें पढ़ के नहीं कह सकता हूँ। तो वो बात भी उनको बुरी लगी। फिर उन्होंने वहां पर बदले में भारत माता की आरती सुनाई थी कोई कलाम सुनाने के बजाय, मतलब मुझसे वो रिवेंज ले रहे थे इस बात का। तो उसके बाद फिर मैंने वो, पहले भी मैं सुनाना नहीं चाहता था, वो सिर्फ मैंने बस ये किताबों के लिए या फेसबुक के लिए रखी थी। हुआ ये कि वो भी बहुत इतनी वायरल हुई कि मैं चाहता था कि अब मत करो वायरल, अब मेरा नुकसान हो सकता है तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुई। एक्चुअली हुआ क्या कि जब जिस दिन मैंने उसको पोस्ट किया था फेसबुक से, ये भी फेसबुक की ही कहानी है, फेसबुक पे पोस्ट किया शाम को, उसी दिन यहाँ पे जामिया मिलिया में कुछ वो लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो गजल और ज्यादा वायरल वहां से हो गई, वो टॉपिक उठाकर। तो इस तरह हाँ बहुत ज्यादा। फिर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी उसे वो कर दिया, तो वहां से और हो गई। संसद में भी सुनाई गई, टीवी न्यूज चैनल पे भी उसके शेर सुनाए गए, कोरोना में भी उसको यूज हुआ, वो रुकी नहीं गजल 2-3 साल। तो मैंने कहा अब यही है कि मैं तो कम से कम ना सुनाऊं इसे तो मैंने सुनाना छोड़ दिया है। ये किस्सा है कि लोग बुरा मान जाते हैं, कोई किसी मानसिकता से बैठा है, कोई किसी, तो मैंने कहा छोड़ो, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। दुबई जब मैं पहली बार गया तो वहां के ऑर्गेनाइजर एयरपोर्ट पे ही मुझे कहने लगे डर के मारे, वरुण तुमको एक बात कहनी है। मैंने कहा बोलिए। यार यहाँ पर वो मत सुनाना मैंने कहा क्या? अरे यार वही, मतलब वो पॉलिटिकल। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं सुनाने के लिए, इतनी सारी गजलें हैं, तो मैं ये सोचकर तो आया ही नहीं हूँ कि मैं वो चीज सुनाऊंगा जिसके लिए आप डर रहे हैं। तो नहीं, यहाँ का जो राजा है ना, वो वहाँ का जो भी है, बादशाह है क्या है, तो वो मतलब बहुत जल्दी एक्शन लेता है, और वो ऐसा एक्शन लेता है कि प्रोग्राम सब आपका सेट है, सब हो गया फाइनल, और फिर 10-15 मिनट पहले वहाँ पुलिस आती है और कहती है कि भाई प्रोग्राम आपका नहीं हो सकता है, मतलब पैसे लगवा कर सारा काम करवा कर फिर कैंसिल करवाता है तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो पैसे भी इस तैयारी से नहीं आया। उसका इतना खौफ है, लोग दुबई तक भी, मतलब मुझे जब ये सुनने को मिला कि यहाँ मत सुनाना भाई,
मैंने कहा ठीक है, नहीं सुनाऊंगा। मैं सुनाने के उससे माइंड से आया ही नहीं हुआ, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं सुनाने के लिए, ये चीज नहीं, यहाँ भी नहीं सुनाऊंगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं सुनाऊंगा तो कहीं नहीं वो बहुत वायरल है, आपको वो सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। सुनाऊंगा। ठीक है। लेकिन जितने भी मोहब्बत के इश्क के शायर होते हैं उनसे ये उम्मीद तो करी जाती है कि वो अपना एक पॉलिटिकल पक्ष रखते होंगे, तो वो वैसी रखते हैं। पॉलिटिकल शायरी या नज़्में भी कहेंगे ही। सब रखते हैं, देखिए दिल सबका करता है, कोई भी शायर अंदर से झूठा नहीं होता, उसको सब दिख रहा है। अगर कोई दरबारी भी बना हुआ है ना, तो उसे भी पता है कि क्या हो रहा है, मैं अपने फायदे के लिए दरबारी बना हूँ, उसे भी मालूम है सब क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि दरबारी भी अगर कोई कवि या शायर है तो उसे भी सब पता ही है, आने वाले दिनों में वो भी पलटी मारेगा। और ये वक्त की मार है कि मजबूरन कुछ लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन वो सब जानते हैं कि गलत क्या है सही क्या है, सबको पता होता है। अभी मैं तो वो बिल्कुल वाली गजल तो हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन हम दूसरी वो वाली गजल सुन सकते हैं। हाँ, अभी 18 तारीख तक चलना है, ये तो वो गजल नहीं सुना सकते। नहीं नहीं, दूसरी 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 कोई गजल सुन सकते हैं। उससे मोहब्बत से अगर पहले आप उसकी खुशियाँ सुना, हाँ, उसकी खुशियाँ सुना देता हूँ। वो वायरल जा सकती है पर गई नहीं है, पता नहीं। वो मैंने सुनाई नहीं है ना, कहीं मुशायरों में सुनाई नहीं है मैंने, अब मैं सुनाना शुरू करूंगा, मसनवी सुनाऊंगा और वो भी सुनाऊंगा, मैं लाना चाहता हूँ लोगों यहीं के से उसका सामने। शुभारंभ कर देते हैं। इतना खो गए लोग दो चार चीजों में कि वो बाकी की चीजें सुनना ही भूल गए। तो नहीं, यही अनबाउंड प्रकाशन से किताब भी आई है, यहीं से उसका शुभारंभ भी अपन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। पहले मैं वो दूसरी नज़म है जो, अच्छा ये नज़म भी जिस तरह से पहले बात हो रही थी कि आपका कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी चीज़ को लिखने में, ये नज़म भी मैंने तब कही थी जब वो बड़ी परेशानी में थी। अब वो कौन है वो आप समझते हैं, इनकी लाइफ में वो बहुत है। वो या उसे, है ना। तो तब मैंने ये नज़म कही थी। नज़म है कि सारी झीलें सूख गई हैं, उसकी आंखें सूख गई हैं। सारी झीलें सूख गई हैं, उसकी आंखें सूख गई हैं। पेड़ों पर पंछी भी चुप हैं, उसको कोई दुख है शायद। पेड़ों पर पंछी भी चुप हैं, उसको कोई दुख है शायद। रास्ते सूने सूने हैं सब, उसने टहलना छोड़ दिया है। रास्ते सूने सूने हैं सब, उसने टहलना छोड़ दिया है। वो भी हंसना भूल चुकी है, गुलों ने खिलना छोड़ दिया है। वो भी हंसना भूल चुकी है, गुलों ने खिलना छोड़ दिया है। सावन का मौसम जारी है, यानी उसका गम जारी है। सावन का मौसम जारी है, यानी उसका गम जारी है। भूल गया हूँ मैं, थोड़ी सी मैं देख लूँ यार। हाँ, आखिर में सावन का मौसम जारी है, यानी उसका गम जारी है। बाकी मौसम टाल दिए हैं, सुख कुएं में डाल दिए हैं। बाकी मौसम टाल दिए हैं, सुख कुएं में डाल दिए हैं। चांद को छुट्टी दे दी गई है, तारों को मध्यम रखा है। चांद को छुट्टी दे दी गई है, तारों को मध्यम रखा है। आतिशदान में फेंक दी खुशियां, दिल में बस एक गम रखा है। आतिशदान में फेंक दी खुशियां, दिल में बस एक गम रखा है। खाना पीना छोड़ दिया है, सबसे नाता तोड़ दिया है। खाना पीना छोड़ दिया है, सबसे नाता तोड़ दिया है। हाय कयामत आने को है, उसने जीना छोड़ दिया है। हाय कयामत आने को है, उसने जीना छोड़ दिया है। हर दिल खुश, हर चेहरा खुश हो। हर दिल खुश, हर चेहरा खुश हो। वो हो खुश तो दुनिया खुश हो। हर दिल खुश, हर चेहरा खुश हो। वो हो खुश तो दुनिया खुश हो। वो अच्छी तो सब अच्छा है, और दुनिया में क्या रखा है। वो अच्छी तो सब अच्छा है, और दुनिया में क्या रखा है। ये सब सुनकर खुदा ने बोला, बोल तेरी अब ख्वाहिश क्या है। ये सब सुनकर खुदा ने बोला, बोल तेरी अब ख्वाहिश क्या है। मैंने बोला मेरी ख्वाहिश उसकी खुशियां। मैंने बोला मेरी ख्वाहिश उसकी खुशियां। खुदा ने बोला तेरी ख्वाहिश, मैं फिर बोला उसकी खुशियां।
खुदा ने बोला तेरी ख्वाहिश, मैं फिर बोला उसकी खुशियां, इसके अलावा पूछ रहा हूं, इसके अलावा पूछ रहा हूं, मैं फिर बोला उसकी खुशियां। अपने लिए कुछ मांग ले पगले, अपने लिए कुछ मांग ले पगले, मांग लिया ना उसकी खुशियां, उसकी खुशियां, उसकी खुशियां, उसकी खुशियां, उसकी खुशियां, उसकी खुशियां। अब आप सभी लोगों ने तालियां बजा ली। हो जाएगी। नहीं नहीं, वायरल तो है ये, लेकिन आपने तालियां बजा ली, अब किताब भी खरीदनी है। इसके नहीं, अभी अभी मैं बिल्कुल सुनूंगा। आपके और कोई सवाल हो, शेर हम सुन लेंगे और नज़में भी सुनेंगे, लेकिन आपके और कोई सवाल हो अगर गजलों नज़मों को लेकर, वरुण आनंद हमारे साथ बैठे हुए, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। शायरी में तो नहीं हो पाता है। पूछिए पूछिए पूछिए। सर, जैसे हैदर बदायूं साहब थे, जी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सोशल मीडिया मतलब उस एज में भी इतनी ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हम्म, थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से। नहीं नहीं आ रही आवाज। हैं, काफी ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते थे। उनको पता होता था कि लखनऊ में, बनारस में या राजस्थान में कौन सी आए नया लड़का 20-21 साल के लड़के कौन सी नई शायरी करते हैं। तो अमूमन 20-35 साल में आप जैसे युवा लोगों को नहीं पता होती। तो पुराने लोग कितने वेलकमिंग होते हैं। देखिए कहीं कहीं तो वेलकमिंग होते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने एक दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, वो कबूल ही नहीं कर पाते हैं कभी कभी कि नई नस्ल जो आ रही है वो अपने ढंग से बात क्यों कह रही है। हालांकि गजल के दायरे में ही रहकर हम बात कर रहे हैं, कभी कभी कुछ बड़े शायर होते हैं लेकिन हम उनका एहतराम करते हैं, कभी कभी वो कहते हैं ये शेर ऐसे नहीं ऐसे कर लो, करना पड़ता है। सबसे वेलकमिंग कौन है? सबसे वेलकमिंग वैसे तो मतलब मैं बहुत शायरों से मिला हूँ, शारिक कैफी साहब, फरत एहसास साहब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि मुझे हमेशा डर लगता है उनके सामने कि मेरे शेर वैसे नहीं है जैसी जिस तरह की शायरी वो पसंद करते हैं या वो करते हैं। मैं हमेशा डरता हूँ कि आज तो कुछ ना कुछ मतलब मुझे सुनने को मिलेगा बाद में। एक आध बार हुआ भी है ऐसे, लेकिन ज्यादा बार ये हुआ है कि उनको याद भी रहा है कि मैंने अच्छे शेर सुनाए थे, यार तुमने उस मुशायरे में बड़े अच्छे शेर सुनाए थे। ये बात ही हमारे लिए बहुत बड़ी है। अगर इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा शायर हमारे बारे में याद रख रहा है कि हमने फलाने मुशायरे में फलाने साल अच्छे शेर सुनाए थे और वो उन्हें याद है, तो ये बात हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग हैं कि वो बिल्कुल ही गौर ही नहीं करते हैं, या ये कह देते हैं दूसरों को, बातें तो सुनने को मिल ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, या भाई क्या शायरी हो रही है, ये कोई शायरी हो रही है, ठीक है, लेकिन अपनी अपनी बात कहने में सब कोशिश कर रहे हैं। ख्यालों में भी बदलाव आया है। किस जी। बहर पे आप अक्सर कहने का मन होता है मतलब देखिए सर, किसी बहर पे कहने की कोई कोशिश नहीं होती है। हो जाता है। हाँ, जिस तरह से ख्याल ढल के आता है जिस बहर में, हमें उस बहर में काम करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमने फलां बहर पे शेर कहने हैं, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। कुछ लोग करते हैं तो मैं ये समझ नहीं पाया वो किस तरह से करते हैं इस चीज को। मैंने कभी बहर के बारे में पहले नहीं सोचा, बाद में ख्याल आने के बाद फिर उसको देखा है कि ये कौन सी बहर है, इसका नाम क्या है, इसके अरकान क्या निकलेंगे या क्या होगा, तो वो बाद में पता लगता है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि मंच पे कई बार एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायर की अपनी एक पॉलिटिकल उसके थॉट्स होंगे, या जी। एक, कहीं पर वो कहीं किसी और तो झुका हुआ होगा, लेकिन मंच की इस पूरी दुनिया की भी अपनी एक पॉलिटिक्स होती है बिल्कुल बिल्कुल होती है, हर जगह की होती है, हर चीज की मार्केट है जहाँ पर, वहां पर पॉलिटिक्स तो है, सियासत तो है। जहाँ पर चार लोग खड़े हैं वहां पर कोई ना कोई सियासत तो चल ही रही है। मुशायरा में भी बड़ी तिकड़म लगती है, लेकिन मेरे साथ मैंने आज तक किसी को फोन नहीं किया कि यार आप अपने मुशायरे में मुझे बुलाइए। अगर इतनी शोहरत पाकर, इतना नाम पाकर भी अगर आप किसी को फोन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे किसी मुशायरे में, मुझे किसी कवि सम्मेलन में बुला लीजिए, तो लानत है आपकी कमाई पर जो आपने कमाया है। बिल्कुल सही तो मेरा काम तो लोग करते हैं, मेरे 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 दोस्त करते हैं, मेरे चाहने वाले करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं आऊँ और मैं आता हूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को। तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज है। अब आप जब किताबों की दुनिया में भी आ गए हैं, तो इन दोनों दुनियाओं में क्या फर्क आपको महसूस हो रहा है? फिर से वही सवाल है कि किताब की दुनिया मुश्किल है, आज भी मुश्किल है। यहाँ पे किसी को बोलना है कि किताब पढ़ी है तो वो ये कहता है कि हम तो आपकी आवाज में सुनना चाहते हैं। अब वहाँ पे हम भी स्पीचलेस हो जाते हैं, क्या कहें, एक चीज को बुरा कह दें, एक चीज को अच्छा कह दें। तो दोनों चीजें अजीज हैं, वो भी ठीक है, उसने भी हमें प्रसिद्धि दिलाई है,
और ये भी बहुत जरूरी चीज है, ये जब तक नहीं आती आप साहिब किताब होते ही नहीं है। हम्म साहिब किताब किसे कहा जाता है? जिसकी किताब आई है। और अगर आपकी किताब नहीं है तो आपके पास सनद ही नहीं है कि आप अच्छे शायर हैं। हम्म तो दो शायर आपके लिए कुछ लिख देते हैं, तबसरा कर देते हैं, या गजलों का कुछ समीक्षा कर देते हैं किताब की आपकी, तो वो आपके लिए ये एक चीज हो जाती है कि चलो दूसरी किताब भी कभी आ सकती है, हमारी पहली कामयाब हो गई। तो किताब आना आपको सिद्ध करता है, तो ये सिद्ध होना है। और वो और शायरी दूसरे में तो- संस्करण के बाद तो और कॉन्फिडेंस आया होगा कि और भी लिखा जा सकता है। आया तो है, बिल्कुल आया। कहानियों की तरफ भी है क्या थोड़ा झुकाव? कहानियों की तरफ है, फिल्म की तरफ है। अभी बस वो ये है कि हम आलसी भी हैं थोड़े से। वो तो लगभग सब आर्टिस्ट होते हैं। तो देखते हैं, अलीन साहब से बात करेंगे। अगर वो फिल्म की कहानी अगर किताब में आ सकती है पहले, तो किताब में देंगे, फिल्म तो आती रहेगी बाद में। तो वो अलग यूनिक कहानियां हैं, अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। और ऐसी बॉलीवुड में कभी कोई कहानी आई भी नहीं है। कोशिश है मेरी, अगर मैं कर पाऊँ तो। मेरे लिए मुश्किल भी है किस तरह से फिल्म की कहानी लिखी जाती है। कहानी लिखना आसान भी है, लेकिन वो स्क्रीन प्ले किस तरह से लिखना है उसका हमें अंदाजा नहीं है। वो भी नई बहरें सीखने जैसा है हमारे लिए। तो कोशिश करेंगे पहले उसको किताब में ले आएं, ताकि हमें एक वो क्या कहते हैं, कॉपीराइट मिल जाएगा उसका, और फिर उसके बाद काम होता रहेगा, देखेंगे। कोशिश है आजकल के स्कूल के बच्चे जो है किताब पढ़ना नहीं चाहते, जी। कुछ ऐसा कहें ताकि वो पढ़ने से छूटे। देखिए, ये तो स्कूल भी नहीं कर पा रहा है इस वक्त। वो भी ये चाह रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए, और बच्चे भी नई डिवाइस से पढ़ने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग किताबें अगर आएंगी तो किताबों की तरफ, अगर कोई कहानी की किताब इंटरेस्ट के साथ उठा रहा है तो वरुण आनंद की किताब शायद उठा ले वो साथ ही साथ। तो ये है, इस तरह से किताबें बढ़ सकती हैं अगर उसमें हम कुछ मनोरंजन की कुछ ऐसी किताबें रख दें जिसमें दिलचस्पी ज्यादा हो। तो वहां से दूसरी किताबें जब बिकनी शुरू हो जाएंगी तो बच्चों तक पहुंचेंगी। नई जनरेशन का इसमें आना बड़ा जरूरी है। नई जनरेशन जब तक नहीं आएगी तब तक ये हालात ठीक नहीं होने वाले हैं। आप किसी बुजुर्ग से अगर ये इच्छा कर रहे हैं कि वो किताब ले ले, तो वो तो ले लेगा, लेकिन अगली जनरेशन तक वो किताब कैसे जाएगी? वो नहीं जा सकती है। नहीं, बच्चा जब बड़ा हो जाए, कॉलेज में आए, इश्क करे, तब वो ये किताब जरूर पढ़े। तो खैर, बड़े मोहब्बत से आप लोगों ने वरुण आनंद को सुना, और अब वो समय आ चुका है कि हम वो फेमस वायरल नज्म सुनने वाले हैं सेशन के आखिर में। या तो आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप लोग कितने लकी हो कि हम लोग यहाँ पे बैठ के वो वाली नज्म सुनने वाले हैं। चुनिंदा कुछ लोग। चलिए, अब मैं वो नज्म सुना देता हूँ आपको, उसके बाद पता नहीं कितना वक्त है। और सुनिएगा कि झीलें क्या हैं उसकी आंखें, उम्दा क्या है उसका चेहरा। झीलें क्या हैं उसकी आंखें, उम्दा क्या है उसका चेहरा। खुशबू क्या है उसकी सांसें, खुशबू क्या है उसकी सांसें। खुशियां क्या हैं उसका होना, तो गम क्या है उससे जुदाई, तो गम क्या है उससे जुदाई। सावन क्या है उसका रोना, सर्दी क्या है उसकी उदासी। सावन क्या है उसका रोना, सर्दी क्या है उसकी उदासी। गर्मी क्या है उसका गुस्सा, और बहारें उसका हंसना, और बहारें उसका हंसना। मीठा क्या है उसकी बातें, कड़वा क्या है मेरी बातें। मीठा क्या है उसकी बातें, कड़वा क्या है मेरी बातें। क्या क्या सुनना है, क्या पढ़ना है उसकी गजलें। क्या सुनना है, क्या पढ़ना है उसका लिखा। क्या सुनना है उसकी गजलें। लब की ख्वाहिश उसका माथा, जख्म की ख्वाहिश उसका छूना। दिल की ख्वाहिश उसको पाना। दुनिया क्या है एक जंगल है, और तुम क्या हो पेड़ समझ लो। दुनिया क्या है एक जंगल है, और तुम क्या हो पेड़ समझ लो। और वो क्या है एक राही है, और वो क्या है एक राही है। क्या सोचा है उससे मोहब्बत, क्या करते हो उससे मोहब्बत। इसके अलावा मतलब पेशा उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण, जी। बड़ी अच्छी बातचीत हुई। और उससे मोहब्बत तो हमें नहीं पता चल पाया किससे मोहब्बत, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिससे मोहब्बत करेंगे उसके लिए ये किताब लेंगे, पढ़ेंगे। और बिल्कुल। वरुण आनंद को सुनते रहिए। अनबाउंड पर आप लोग बैठे हैं, जो किताबें और पसंद आए वो खरीदिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने बड़े बहुत बहुत प्रेम शुक्रिया। से सुना।
कौन से सर? अच्छा, अलिन जी को मैं बुलाना चाहूंगी, किताब के विमोचन थे। आशीष जी, आशीष भैया। किताब की दूसरी संस्करण के लिए हाँ किताब के दूसरे संस्करण के कैसे विमोचन हैं थे। आप? जी जी बोलिए आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। नहीं तुम खड़ी अरे आप आ जाओ। बोल रही ऐसे ऐसे बहुत बहुत बधाइयाँ अरुण भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगले 2-3 महीनों में तीसरा संस्करण आना चाहिए।